अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 के बारे में है, जिसको नेपरा एक्ट भी कहा जाता है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने जो प्रीवियस सेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, और आज हम लोग जो है नेपरा एक्ट के जो कुछ लास्ट सेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये हमारा नेपरा एक्ट जो है आज के लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ जो है वो लेक्चर को सुनना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, और इसी लेक्चर की बेस पर जो है आपने अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। एक बात और याद रखें कि लॉ जो है उसको वर्ड टू वर्ड जो है आप लोगों ने वो याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी, बल्कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो एक सेक्शन है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 37 है, उसमें जो बात की गई है वो बात क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट की बेस पर आपने अपनी वर्डिंग में उसको जो है वो एक्सप्लेन करना है, एलेबोरेट करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहली स्लाइड की जानिब। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 का सेक्शन 38 जो है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेक्शन 38 जो है वो प्रोविंशियल ऑफिसेज ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में है। बेसिकली जो आपकी अथॉरिटी है, नेपरा अथॉरिटी जो है, वो हर एक सूबे में एक प्रोविंशियल ऑफिस डेवलप करेगी। प्रोविंशियल ऑफिस डेवलप करने का क्या मतलब है कि हर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन, एक ऐसा ऑफिस जिसको ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन कहा जाएगा। और ये ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन जो है, इसके पास क्या पावर्स होंगी, क्या अथॉरिटीज़ होंगी। establish offices of inspection that shall be empowered to, यानी ये क्या क्या काम करेंगे। नंबर 1, ये प्रोविंशियल ऑफिस हर सूबे में, हर प्रोविंस में एक ऑफिस बनाया जाएगा, और उस ऑफिस की आगे ब्रांचेस भी बन सकती हैं। और ये ऑफिसेस क्या करेंगे, ये ऑफिसेस जो हैं, नंबर 1 इन्फोर्स कंप्लायंस, ये कंप्लायंस को यकीनी बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कि वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, मीटरिंग के बारे में, बिलिंग के बारे में, फिर इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस के बारे में। और अगर किसी ने कोई बिजली चोरी की है तो उसके जो केसेस हैं उनके बारे में भी ये लोग डिसाइड करेंगे। यानी ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन की जो पहली पावर है वो हमने डिस्कस की कि ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को मीटरिंग, बिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस और थेफ्ट के केसेस के बारे में इंस्ट्रक्शंस देंगे। नंबर 2, दूसरी पावर कौन सी है प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन की। ये ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन की हमने पहली पावर की बात की, अब दूसरी पावर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दूसरी पावर ये है मेक डिटर्मिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स ओवर मीटरिंग, यानी कि आपके जो मीटरिंग से रिलेटेड केसेस हैं, बिलिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, और उसके अलावा जो टैरिफ से रिलेटेड जो हैं चीज़ें, उनके लिए इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। यानी हर सूबे में जो ऑफिसेज होंगे उन ऑफिसेज में इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स बैठेंगे, जिनकी अपॉइंटमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी सेक्शन 36 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के तहत। अब देखें होता क्या है कि ये जो जितने भी एस्टैब्लिश्ड ऑफिस हैं, इन ऑफिसेज में इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि मीटरिंग, बिलिंग या टैरिफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो है उनका तयन करते हैं। नंबर बी, सेक्शन 38 का जो सब सेक्शन 1 है उसका जो बी क्लॉज है, बी क्लास में लिखा गया है एस्टैब्लिश प्रोसीजर वेयर बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड कंज्यूमर मे ब्रिंग वायलेशंस ऑफ द instructions in respect of metering, billing and collection of tariff and other connected matters before the office of inspection। ओके जी, जो प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज ऑफ इंस्पेक्शन जिनको कहा जाता है, ये ऐसे प्रोसीजर बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए और कंज्यूमर्स के लिए
जिनके तहत अगर किसी को मीटरिंग, बिलिंग या कलेक्शन ऑफ टैरिफ से रिलेटेड कोई मसला है तो वो वहाँ पर लेके आएंगे प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन में, और वहाँ पर जो है इन प्रोसीजर्स के तहत उन मसाइल्स को हल किया जाएगा। या अगर किसी ने वायलेशन की है कोई मीटरिंग की, बिलिंग की, कलेक्शन की, तो उस वायलेशन को कैसे जो है वो हैंडल करना है, उसके प्रोसीजर भी ये प्रोविंशियल ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन जो हैं ये बनाएंगे। तो इसका जो क्लॉज सी है वो है इन्फोर्स पेनल्टीज डिटरमिन्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर एनी सच वायलेशन। और अगर किसी ने जो है वो वायलेशन की है तो उस वायलेशन की जो है उस वायलेशन को करने के लिए उस वायलेशन के नतीजे में अगर कोई पेनल्टी इन्फोर्स की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पेनल्टी के इम्प्लीमेंटेशन को जो है ये प्रोविंशियल ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन यकीनी बनाएंगे। आप सादा लफ्ज़ों में कह लीजिए कि जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन है इनका बेसिकली काम ये है कि इन्होंने गवर्नमेंट का नुमाइंदा बन के हर सूबे में जो बिजली से रिलेटेड मामलात हैं, मीटरिंग के मुतालिक मामलात हैं, बिलिंग के मुतालिक मामलात हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस के मुतालिक मामलात हैं या रूल्स की वायलेशन के मुतालिक मामलात हैं, वो इन्होंने जो है उन चीज़ों को देखना है। तो आइए चलते प्रोविंशियल ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन, उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है मेरे साथ रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। नेक्स्ट स्लाइड है जी इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 का सेक्शन 38, ठीक है, और ये भी प्रोविंशियल ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में ही है। प्रोविंशियल ऑफिसर्स इंस्पेक्शन में जो आपका जो सब सेक्शन 2 है वो क्या बता रहा है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अपॉन रिक्वेस्ट बाय द अथॉरिटी सबमिट टू द अथॉरिटी। अब बेसिकली यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है अगर अथॉरिटी उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो अथॉरिटी को जमा करवाएगी। यानी अथॉरिटी क्या कौन है, नेपरा अथॉरिटी जिसका हमने पहले जिक्र किया था, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो है ये भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई एक अथॉरिटी होती है जो कि मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सेक्टर के मामलात को देखती है। अब ये देखें ये अथॉरिटी जो है ये क्या करेगी, ये अथॉरिटी जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि मुझे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप दें। अच्छा, वो कौन से डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, अ कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन द चार्ज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू प्रोविंशियल ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन, जो किसी भी तरह से प्रोविंशियल ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन को के पास हो सकते हैं, तो अथॉरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहती है कि जनाब आप अपने ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन से ये डॉक्यूमेंट मंगवाएं और मंगवाने के बाद जो है वो हमें सेंड कर दें, अथॉरिटी को सेंड कर दें। यानी सादा लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि अथॉरिटी को जब भी कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, जो कि ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन से रिलेटेड हो, तो अथॉरिटी वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकती है। कोई भी और रिपोर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉज बी, सब सेक्शन 2 क्लॉज बी, other report statements and information as the authority determined to be necessary or appropriate for the authority's periodic assessment of effectiveness of inspection made by the provincial officers of inspection. Okay, और कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि अथॉरिटी समझती है कि उसकी असेसमेंट के लिए ज़रूरी है, उसने अपनी कोई रिसर्च करनी है, असेसमेंट्स करनी है, अथॉरिटी ने अपने कोई डिसीजंस करने हैं, तो उसमें मददगार कोई भी अगर रिपोर्ट, स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन हो सकती है तो अथॉरिटी जो है वो प्रोविंशियल ऑफिसर्स ऑफ इंस्पेक्शन से कह के मंगवा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है जी, सब सेक्शन 3, लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड का, any person aggrieved by any decision or order of the provincial offices of inspection, कोई भी ऐसा शख्स जो कि मुतासिर हो कोई किसी भी ऑर्डर से,
किसी भी डिसीजन से प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन के, यानी प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन ने कोई डिसीजन किया है और कोई शख्स उस डिसीजन से इख्तलाफ कर रहा है या उससे मुतासिर हुआ है, तो उस ऑर्डर के मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर तो क्या करेगा, वो अथॉरिटी को अपील करेगा और अथॉरिटी जो है 60 डेज के अंदर जो है अथॉरिटी उस अपील का फैसला करने की पाबंद होगी। यानी आप यूं समझ लें कि अगर प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन ने कोई भी किसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर दिया है, कोई फैसला किया है, तो आप जो है अथॉरिटी को उसकी अपील कर सकते हैं 30 डेज़ के अंदर, 30 दिन के अंदर, और अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ की पाबंद है कि वो 60 डेज़ में उसके अगेंस्ट जो है वो अपना डिसीजन देगी, उस अपील का फैसला सुनाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी और जो है आप लोग इसको गेन भी कर रहे होंगे। मैं अगेन कहूँगा आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है ताकि आप लोग जो है वो पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 का सेक्शन 39 एंड इट्स अबाउट कंप्लेंट। कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक रिटन कंप्लेंट कर सकता है अथॉरिटी के पास अगेंस्ट अ लाइसेंसी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। देखें, गवर्नमेंट ने किसी एक शख्स को बिजली पैदा करने का या बिजली तकसीम करने का लाइसेंस दिया और कोई पर्सन जो है वो उसको कोई कंप्लेंट है इंक्लूडिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं जी फलां जो पावर प्रोडक्शन यूनिट है वो रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, तो कैसे कंप्लेंट की जा सकती है? मे फाइल अ रिटन कंप्लेंट विद द अथॉरिटी को रिटन कंप्लेंट की जा सकती है अगेंस्ट अ लाइसेंसी, किसी भी लाइसेंसी के अगेंस्ट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी जब भी कोई लाइसेंसी इस इलेक्ट्रिक पावर एक्ट के किसी भी रूल की खिलाफ वर्जी करेगा, ठीक है, तो उसके लिए जो है क्या किया जाएगा, उसके लिए अथॉरिटी के पास जो है वो एक रिटन कंप्लेंट इशू की जाएगी। या फिर जो है लाइसेंसी जो है वो कोई भी ऑर्डर पास करता है, रूल पास करता है, रेगुलेशन बनाता है या कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन देता है जो लॉ की खिलाफ वर्जी है, तो वो फिर जो है नेपरा के पास उसकी कंप्लेंट की जाएगी। अथॉरिटी शेल, अब नेपरा अथॉरिटी जो है जब उसको ये कंप्लेंट मिलेगी तो कोई भी एक्शन लेने से पहले गिव नोटिस टू लाइसेंसी, जिस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट आई है वो उसको नोटिस देंगे, और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट होम सच कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, या जिस बंदे के अगेंस्ट वो कंप्लेंट की गई उसको नोटिस देंगे टू शो कॉज एंड प्रोवाइड सच लाइसेंसी और सच अदर पर्सन और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो देखें जी, सादा सी बात है, अथॉरिटी के पास जब भी कोई कंप्लेंट आएगी तो कोई भी एक्शन लेने से पहले अथॉरिटी जो है वो लाइसेंसी को नोटिस देगी या उस पर्सन को नोटिस देगी जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट है, और फिर उस लाइसेंसी को जो है वो मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात जो है वो आके अथॉरिटी के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करे। तो सिंपल सी बात है जी, इसमें कोई जो है ज़्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है कि अगर लाइसेंसी के अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट कोई पावर प्रोडक्शन यूनिट है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है या कोई भी और जो है वो इससे रिलेटेड कोई स्टेक होल्डर है, तो वो अपनी कंप्लेंट लेके जो है वो नेपरा अथॉरिटी के पास जा सकता है और अथॉरिटी जो है वो दोनों पार्टीज़ को बुलाएगी, उनका मौक़िफ़ सुनेगी और उसके बाद जो अथॉरिटी अपना डिसीजन देगी। चलते हैं जनाब नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। नेक्स्ट स्लाइड जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 का सेक्शन 40। लॉ में सेक्शंस बने होते हैं, एक एक्ट होता है या एक जो है कोई भी लॉ होता है उसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर एक्ट का सेक्शन नंबर 40 है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द अथॉरिटी। अच्छा, बेसिकली होता क्या है, अथॉरिटी जो भी डिसीजंस करती है, अथॉरिटी के अंदर ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं, तो वो अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल्स का मतलब अथॉरिटी में ऐसे जो हैं वो बेंच बनाए गए होते हैं जो लाइसेंसी से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आती हैं उनका डिसीजंस करते हैं, और जो नेपरा के किसी भी बेंच का डिसीजन है, नेपरा के किसी भी
ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, शैल बी डीम टू बी द डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, तो उसको सिविल कोर्ट का फैसला समझा जाएगा अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी आप इसकी फिर जो अपील है वो जाके हाई कोर्ट में करेंगे। तो सादा लफ्ज़ों में अथॉरिटी के जो फैसले होंगे वो सिविल कोर्ट के फैसले समझे जाएंगे और फिर हाई कोर्ट में उसकी अपील की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 का सेक्शन 41। इसमें आपको बहुत सारे जो हैं वो कॉइन्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब इसमें पैसों से मुतल्लिक बात की गई है। तो बिल्कुल जनाब आपने सही समझा है। सेक्शन 41 जो है वो ये कहता है कि तमाम वो रकूम जो कि अथॉरिटी ने लोगों से लेनी है उनको जो है वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब है गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू की मद में लोगों से जो पैसा वसूल करना है इसको उसमें ट्रीट किया जाएगा। बहुत सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेक्शन 42 इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 रिपोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है वो अपना जो काम करेगी, अच्छा ये बार बार लफ्ज़ अथॉरिटी आ रहा है, नेप्रा अथॉरिटी है जिसका जिक्र पिछले लेक्चर्स में हुआ है। अगर आप नेप्रा अथॉरिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो सुन सकते हैं, और स्पेशली जो इसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें नेप्रा के बारे में कुछ मैंने डिटेल में बताया है, तो आप लोग उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। और जो है Authority shall submit to the Council of Common Interest and to the federal government at the end of every financial year, but before the last day of September of that year. Financial year complete हुआ 30 जून को, तो सितंबर जो है सितंबर के लास्ट डे से पहले पहले अथॉरिटी जो है वो अपने फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट बनाएगी। ठीक है, सॉरी, अथॉरिटी जो है वो जमा करवाएगी क्या क्या चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, ए बी और आगे कुछ पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें जो हैं ये उनको जमा करवाएगी। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को हर फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पर कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगी, और ये डॉक्यूमेंट्स सितंबर की लास्ट डे से पहले पहले जमा करवाने होंगे। तो आइए जनाब देखते हैं, सबसे जो पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है वो है अ रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज, अ रिपोर्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ इट्स अफेयर्स फॉर दैट ईयर इंक्लूडिंग एंटिसिपेटेड डेवलपमेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर। जनाब पहला पॉइंट ये है, पहली रिपोर्ट जो जमा करवाई जाएगी वो इस बारे में बताएगी कि नेप्रा अथॉरिटी ने अपने मामला जो थे उनको कैसे चलाया और अगले साल के लिए क्या डेवलपमेंट्स जो हैं वो प्लान की हैं। अ रिपोर्ट ऑन द स्टेट, बी पॉइंट, क्लॉज बी, a report on the state of electric power services in the country identifying the ownership, operation, management, efficiency and control of electric power facilities। मुल्क में आपके बिजली के सेक्टर की, इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर की क्या सूरत हाल है, उसके बारे में जो है उसकी ओनरशिप कि किन लोगों के पास उसकी ओनरशिप है, उसके ऑपरेशंस को कैसे चलाया जा रहा है, उनकी मैनेजमेंट की डिटेल्स, उनकी एफिशिएंसी, और उसके अलावा पावर फैसिलिटीज़ का कंट्रोल, वो कितनी बिजली जो है, अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड जनरेशन कैपेसिटी, वो कितनी बिजली जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, कितनी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी अच्छा मुल्क में प्रेजेंट डिमांड कितनी है और फ्यूचर डिमांड क्या होगी। अच्छा प्रेजेंट डिमांड का मतलब अगर सर्दियाँ तो सर्दियों में डिमांड कम होती है, फ्यूचर डिमांड का मतलब है कि नेक्स्ट ईयर में जनाब हमारी जो है वो डिमांड इतनी होगी। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज की कॉस्ट डिटर्मिनेशन और उससे रिलेटेड जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे इसमें जो है वो पेश किए जाएंगे। तो बेसिकली बड़ी सिंपल सी बात है, जब एक फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर की
30 सितंबर से पहले जो है वो कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को जमा करवाएगी। और उन रिपोर्ट्स में क्या होगा, उन रिपोर्ट्स में जो नेपरा है उसने अपने मामलात के बारे में लिखा होगा कि हमने जो है अगले साल में क्या करना है, इस साल में हमने क्या किया, और उसके अलावा मुल्क में जो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर है उसकी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा कि जो है कौन कौन लोग जो हैं वो पावर प्रोडक्शन यूनिट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट एफिशिएंसी, कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, डिलीवर आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, और मुल्क में आने वाले टाइम में जो बिजली की सप्लाई एंड डिमांड है उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिपोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी के अंडर आएंगी। तो आइए जनाब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ये है कि देखें अथॉरिटी जो है वो अपनी पब्लिक फाइल्स मेंटेन करेगी। पब्लिक फाइल का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अथॉरिटी जो है वो बेसिकली एक गवर्नमेंट का इदारा है, नेपरा अथॉरिटी। तो अथॉरिटी जो भी करेगी, अथॉरिटी के जो भी मैटर्स होंगे दे आर आंसरेबल टू पब्लिक, वो पब्लिक को जवाब दें क्योंकि बेसिकली पब्लिक का इदारा है। तो द गवर्नमेंट शैल मेंटेन पब्लिक फाइल्स दैट शैल बी केप्ट ओपन इन कन्वीनियंट फॉर्म फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग रीजनेबल बिजनेस आवर्स। देखिए अथॉरिटी जो है वो लोगों के इंस्पेक्शन के लिए, यानी लोग पब्लिक जो है, क्योंकि पब्लिक का इदारा है तो लोग जो है वो इसका पब्लिक के इदारे का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब कि नेपरा अथॉरिटी में पब्लिक फाइल बनाई जाएगी, पब्लिक फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे और पब्लिक जो है आके एक फ़ीस पे करके उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकती है, उनका इंस्पेक्शन कर सकती है। पब्लिक इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग रीजनेबल बिजनेस आवर्स, यानी जो ऑफिस के वर्किंग आवर्स होंगे उनमें आके पब्लिक का कोई भी बंदा उन फाइल्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उनका एग्जामिन कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि अब हर बंदा जाके जी हमें सारी इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को भी जो है वो मेंटेन रखा जाएगा। बेसिकली इसमें नेपरा को थोड़ी सी जो है वो दी गई है, नेपरा को थोड़ा एम्पावर किया गया है कि अथॉरिटी पब्लिक फाइल शैल इंक्लूड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू बी मेंटेन्ड एंड इंडेक्स्ड एज द अथॉरिटी डीम फिट। मुल्क में कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट मैप्स हैं, इम्पॉर्टेंट नक्शे हैं या इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक नहीं की जा सकती, तो अथॉरिटी की जो पब्लिक फाइल है उनमें सिर्फ वही रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, मेंटेन किए जाएंगे जिनको अथॉरिटी मुनासिब समझती है। नंबर 3, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शिल कीप ओपन in convenient form for public inspection and examination during reasonable business hours all complaints, responses and decisions relating to the provincial inspection offices। अच्छा, provincial inspection offices जैसे मैंने आपको पहले बताया नेपरा ने मेंटेन किए हैं, जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर प्रोविंस में मेंटेन कर रही है। तो बेसिकली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफिस में जितने भी कंप्लेंट्स, रिस्पॉन्सेज, उनके डिसीजन होंगे उनको पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाएगी। पब्लिक किसी भी वक्त आके कोई भी पुरानी कंप्लेंट, उस पर लोगों ने रिस्पॉन्स क्या दिया और उस पर डिसीजन क्या किया गया, लोग जो हैं वो जाके, उसकी एक फ़ीस होती है, आप वो पे करें, साथ एक एप्लीकेशन दें तो आपको उनकी जो है वो कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके जी, आगे हम चलते हैं सेक्शन 44 इंफॉर्मेशन। अथॉरिटी जो है वो अपना काम करने के लिए फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को नाफिज करवाने के लिए, फ्रॉम एनी पर्सन इन्वॉल्व, किसी भी बंदे से जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर सेक्टर से अटैच हो, इन द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज और एनी मैटर इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल देयर टू, हर वो बंदा जो कि प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज के साथ अटैच हो, एनी सच पर्सन शैल बी लायबल टू प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन कॉल्ड बाय द अथॉरिटी। तो हर वो बंदा जो है वो इस बात का पाबंद होगा कि अथॉरिटी को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको मुहैया करे। फेलिंग व्हिच शी शैल बी लायबल टू अ फाइन और अदर पेनल्टी एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर वो शख्स, फॉर एग्जाम्पल एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है,
अथॉरिटी को उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसने अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो अथॉरिटी जो है वो उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर सकती है और उस पर पेनल्टी भी जो है वो इम्पोज कर सकती है। उसके बाद चलते हैं जी सेक्शन 46 पे। सेक्शन 46 जो है वो रूल्स के बारे में है। अथॉरिटी जो है वो रूल्स बना सकती है किससे बारे में, द अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अथॉरिटी टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी लेके रूल्स बना सकती है। वो रूल्स किस बारे में होंगे, सच रूल्स में प्रोवाइड, वो रूल्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। द प्रोसीजर फॉर सीकिंग नॉमिनेशन ऑफ मेंबर फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके जी, बेसिकली नेप्रा में मेंबर्स होते हैं, ये मैंने शुरू के लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं अथॉरिटी में। मेंबर का मतलब है कि हर गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होता है नेप्रा अथॉरिटी के अंडर। तो उन नुमाइंदों की नॉमिनेशंस कैसे की जाएंगी, उनके नामों का तकर्रुर कैसे किया जाएगा। द फॉर्म एंड मैनर ऑफ एप्लीकेशन टू बी मेड फॉर अ लाइसेंस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। देखें जनाब, किसी भी बंदे ने बिजली जनरेट करनी है, ट्रांसमिट करनी है, आगे कंज्यूमर्स जनरेट करनी है, पैदा करनी है, ट्रांसमिट का मतलब एक शहर से दूसरे शहर पहुंचानी है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी और आगे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए जो उसने लाइसेंस अप्लाई करना है वो कैसे, उसका फॉर्म क्या होगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसकी डिटेल्स, उससे मुतालिक रूल्स जो हैं वो अथॉरिटी बनाती है। और लाइसेंस के लिए फीस और डॉक्यूमेंट के रूल्स भी जो हैं वो भी अथॉरिटी बनाएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, फी, चार्जेस अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर लाइसेंसेस। लाइसेंसेस के रेट्स, फीस, चार्जेस, इनके रूल्स भी जो है वो नेप्रा बनाएगी। रेट एंड चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, प्रोसीजर फॉर मीटरिंग, बिलिंग एंड कलेक्शन ऑफ पावर, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आएंगी। प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट अमंग द लाइसेंसेज एंड कंज्यूमर एंड द लाइसेंसेस। उसके बाद जनाब आपके जो कंज्यूमर्स हैं, लाइसेंसेज हैं, उनके दरमियान डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इससे रिलेटेड रूल्स भी जो हैं वो नेप्रा बनाएगी। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स जमा करवानी है, प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स, यानी रिपोर्ट्स की सबमिशन का क्या प्रोसीजर होगा। और उसके अलावा एक एप्लीकेंट, अगर एक बंदे ने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी है तो उसकी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, शो कॉज नोटिस कैसे दिए जाएंगे। किसी बंदे ने, कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, आप उसको शो कॉज नोटिस देते हैं। सेफ, इफेक्टिव एंड लीस्ट एनवायरमेंटली हार्मफुल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, कंज्यूमर्स को सेफली और लेस हार्मफुली इलेक्ट्रिक पावर कैसे सप्लाई की जाएगी, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। परफॉर्मेंस एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई है उसकी परफॉर्मेंस, उसके स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में रूल्स बनाएगी नेप्रा। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स, और उसके अलावा फाइन्स एंड पेनल्टीज, और कोई भी ऐसे मैटर जो इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, इस एक्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, उनके बारे में रूल्स जो हैं वो नेप्रा बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, बस एक आध स्लाइड और बाकी है, तो आप लोगों ने बोर नहीं होना बिल्कुल भी, और बस आवर लेक्चर इज अबाउट टू एंड। सो स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 47, सेक्शन 47 जो है वो किस बारे में है? सेक्शन 47 जो है वो रेगुलेशंस के बारे में है। अथॉरिटी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है और उनको वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश भी करेगी। ऑफिशियल गजट होता है गवर्नमेंट हर एनुअली जो है गवर्नमेंट उसने जितने भी डिसीजंस किए होते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट किए होते हैं, उन सब के सब को एक बुक की शक्ल में 1 साल के बाद पब्लिश किया जाता है, जिसे ऑफिशियल गजट का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली अथॉरिटी जो है वो कोई भी रेगुलेशन बना सकती है, लेकिन वो रेगुलेशन इस एक्ट से, एक्ट 1997 से मुतसादम नहीं होने चाहिए। और उसके अलावा such regulations may provide for appointment of its officers, member of staff and such other person and the terms and conditions of their service। और ये rules and regulations ये जो हैं ये staff की appointment के बारे में, members की appointment के बारे में, और उसके अलावा other terms and conditions जो उनकी service से related हैं उनके बारे में ये rules regulations बनाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक पावर एक्ट कंप्लीट हो गया। इसको नेप्रा एक्ट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पावर एक्ट भी कहा जाता है। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो
मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और जो मेन पॉइंट्स हैं कोशिश करें उनको अपने पास बुक के ऊपर या नोटबुक के ऊपर लिख लें और उसको जो है वो याद करें। ये चीज़ याद करने की प्रैक्टिस, समझने की प्रैक्टिस आपके पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।